हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अखिलेश कुमार है और आज हम यहाँ आर्टिकल एनालिसिस हिंदी में देखेंगे। सबसे पहले हम कोटेशन देखते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। यदि आप स्वप्न देखते हैं तो इसको कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने स्वप्न देखा तभी तो आप कर पाएंगे। अगर आपने स्वप्न अभी तक नहीं देखा तो पूरा कैसे होगा। अतः हमें सबसे पहले तो स्वप्न देखने का प्रयास करना चाहिए और फिर उसके बाद ही हम उसको कैसे पूरा करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। अतः फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्वप्न देखना चाहिए। चलो, आज का हमारा टॉपिक है निजी क्षेत्र में आरक्षण। इसमें हम देखेंगे कि हालिया संदर्भ में क्या है, आरक्षण क्या है, आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण के पक्ष में तर्क क्या दिया गया है, विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं और फिर आगे की राह क्या है। हालिया संदर्भ, यहाँ कुछ लोग आरक्षण को सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की बजाय आर्थिक पिछड़ेपन में बदलने की बात करते हैं और इसे पूर्णतया समाप्त करने की मांग कर देते हैं। लेकिन ये ताज़ा विवाद इस समय इसलिए उठा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की गई है। और यहाँ हम अन्य सवालों की भी को भी देखेंगे, जिनमें है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना कितना उचित है। क्या ये जो आरक्षण दिया जाता है एक तुष्टीकरण की राजनीति का एक पहलू है या फिर इससे कुछ हमें आगे फ़ायदा भी मिलेगा। क्या यह इससे कुछ राष्ट्र निर्माण में सहायता भी मिल सकती है और क्या इससे आरक्षण से जो हमारे कई राज्यों में, भारत के राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, आंध्रा, तमिलनाडु आदि राज्यों में जो नक्सलवाद की समस्या है, क्या उससे समाधान हो सकता है। अतः दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि आरक्षण क्या है। यदि हम संक्षेप में कहें तो ये पिछड़े समुदाय को विशेष सुविधा प्रदान करने की एक कवायद है। और यदि हम विशेष अर्थों में आरक्षण को समझें तो यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम पिछड़ी जातियों को, पिछड़े समुदाय को, जो हमारे पिछड़े भाई बहन लोग हैं उनको मेन मोर्चा में शामिल करने का एक कार्यक्रम है। आरक्षण मुख्यतः हम देखते हैं कि हजारों वर्षों से जो जातिगत चक्कर में पड़े हुए पिछड़ेपन के शिकार हो गए हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में कैसे ले आ पाएँ, इसके लिए एक प्रयास है। अब हम आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि आरक्षण का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है और फिर भी इस आरक्षण के बारे में हमारे देश में सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार देने के लिए, सभी वर्गों का अपना आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यद्यपि ये जो आरक्षण है लोकतंत्र के स्वरूप की निशानी है, लेकिन फिर भी ये हमारे आजकल के राजनेताओं ने राजनीति करके इसको एक नकारात्मक मुद्दे के रूप में उठा लिया है। आरक्षण के प्रकारों की हम बात करें तो आरक्षण 3 प्रकार के हैं। जैसे शिक्षा में आरक्षण आप लोग सब जानते ही होंगे कि स्कूल और कॉलेजों में आरक्षण दिया जाता है। जैसे मान लिया कोई कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं तो उसमें ऑलरेडी दिया रहता है कि इतने प्रतिशत बच्चे इस कैटेगरी से लिए ही जाएंगे और उनको ऐसा वरीयता देने के पीछे हमारा यही कारण है ताकि समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। और फिर दूसरा है सरकारी नौकरी में आरक्षण। गवर्नमेंट जॉब के तहत भी आरक्षण दिया जाता है ताकि
सभी वर्गों के लोगों को सरकारी जॉब में नौकरी सर्विस करने का मौका मिल सके। और तीसरा है राजनीतिक आरक्षण। इसके अंतर्गत भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं सीट को, विधानसभा या लोकसभा की सीट को हम कैटेगरी वाइज या छोटे जिलों जनपदों में हम देखते हैं कि प्रधान की सीट को कैटेगरी वाइज या फिर स्पेशली महिलाओं के लिए आरक्षित इस प्रकार कर दिया जाता है। अब हम अनुच्छेदों की बात करेंगे जिसके तहत आरक्षण की बात संविधान में की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और यदि हम अनुच्छेद 330 और 332 को देखें तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अर्थात एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा बाद में 1990 में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हम आरक्षण पर होने वाली प्रमुख बहसों के बारे में चर्चा करेंगे। आज जाति के आधार पर आरक्षण की कसौटी बनाना गलत सिद्ध होता है। अतः कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण को जातिगत न करके हमें आर्थिक तौर पर देखना चाहिए, अर्थात लोगों की इनकम के आधार पर उनको आरक्षण देने या फिर न देने का हमें विकल्प चुनना चाहिए, जो कि एक तरह से सही भी दिखता है। लेकिन कुछ समस्याएं इसमें निहित हैं जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर आरक्षण न देकर हमें सामाजिक या शैक्षणिक तौर पर पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार बनाना उस समय संविधान निर्माताओं का एक कदम था, क्योंकि उस समय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन का काफ़ी बोलबाला था और उस समय आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग आरक्षण की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन कार्य था। अब हम देखते हैं कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, यह कोई एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ना ही हम ऐसे किसी आरक्षण को समझ सकते हैं कि ये कोई भीख मांगने की चीज़ नहीं है, बल्कि यह तो उनका एक अधिकार है ताकि उनको भी समाज में समानता से अधिकार प्राप्त किया जा सके। अब हम निजी क्षेत्र में आरक्षण के पक्ष में तर्कों को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1991 में हमारे देश में, भारत में एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको उदारवाद, निजीकरण की संज्ञा दी जाती है, वो सबसे पहले 1991 में हमारे भारत में जब आया तो उस समय सरकारी क्षेत्रों की बजाय प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। और उसके अकॉर्डिंग 2016-17 के अगर इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें तो उसमें देखते हैं कि आंकड़ों के अकॉर्डिंग पता लगता है कि 2006 से 2012 के बीच सरकारी नौकरियों में रोजगार में केवल 3.3% की गिरावट देखी गई है। वहीं निजी क्षेत्र में 35.7% की बढ़त हुई है। अब हम आगे देखते हैं निजी क्षेत्र के आरक्षण में जो विपक्ष में तर्क दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। विपक्ष के में तर्क दिए गए हैं कि बाजारवादी प्रतिस्पर्धा के दौर में यदि हम निजी क्षेत्र में भी अगर आरक्षण की बात करते हैं तो फिर
योग्यता के मानदंड से ये एक प्रकार का समझौता माना जाएगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए यह एक सोचनीय विषय है। साथ ही हम जानते भी हैं कि जो निजी क्षेत्र होते हैं वे ज़्यादा फोकस अपना लाभ के ऊपर रखते हैं, अर्थात वे अपने लाभ को मैक्सिमाइजिंग करने की कोशिश करते हैं। अतः यदि वे आरक्षण का फंडा अपनाएंगे तो उसमें लाभ में उसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक, यह देखने की बात होगी। साथ ही यदि आरक्षण की बाध्यता प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती है तो उनकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और नवाचार में उनको समझौता करना पड़ सकता है, अर्थात उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी आदि में कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने में आ सकता है। अतः इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही अगर हम देखें कि व्यापार करने की सबको स्वतंत्रता है, अतः अगर हम प्राइवेट सेक्टर पे आरक्षण के लिए बाध्यता करते हैं तो यह एक प्रकार से उनके इस व्यापार करने की स्वतंत्रता का एक हनन माना जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे इसका उपाय क्या है। हालांकि यदि देखें तो निजी क्षेत्र में आज के दौर में आरक्षण को पूर्णतया खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसके समाधान के लिए हमें कुछ पिछड़े और वंचित लोगों को भी स्किल डेवलप प्रोग्राम के तहत और अन्य प्रोग्रामों के तहत समान प्रकार की शिक्षा और उच्च कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जा सके और वे मेन स्ट्रीम में आके अच्छा परफॉर्म कर सकें, जिससे वे खुद रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, अब आज का प्रश्न देखते हैं, क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। आपके नज़रिए से क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण सही रहेगा? आप अपना पक्ष और विपक्ष देते हुए समालोचनात्मक प्रकार से इसकी विवेचना करना, और आप इस वीडियो के नीचे उत्तर लिख सकते हैं, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी चाहें आप। ओके दोस्तों, अब ये आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से एक सजेशन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और देखो, विद्या को जितना एक दूसरे को बांटोगे, बढ़ाओगे, ज्ञान उससे ही बढ़ता है, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम सुरक्षित एक जगह कंजस्टेड रख लेते हैं तो यह कम ही होती है। जितना इसको हम एक दूसरे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उतना ही ज़्यादा ये ज्ञान बढ़ता है। अतः आप लोग इसको दूसरों को पढ़ाने लिखाने का प्रयास करिए, और साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखिए, पानी को सेव करिए, क्योंकि जल ही जीवन है, हम लोग सब जानते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।